आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 70 से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है। जो भी विद्यार्थी नहीं किए हैं, जाके चैनल पर जल्दी से कर लीजिए। और आइए हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 12 का इतिहास है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इंडिका किनकी रचना है? इंडिका किनकी रचना है? एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जैसे 2014 में, उसके बाद भी पूछा गया। तो इंडिका किनकी रचना है? चाणक्य की, मेगास्थनीज की, कि हर्षवर्धन की, या कालिदास की? तो सही आंसर इसका क्या है? अगर आपको याद हो तो एक बार मन में रिपीट कीजिए, क्या है? तो मेगास्थनीज की। किनकी है? तो मेगास्थनीज की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त की स्कंदगुप्त? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव को रिपीट कर रहे होंगे, मन में बोल रहे होंगे, ताकि आपको याद हो। अगर अभी आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं, हम सब्जेक्टिव के और बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? लेखक क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो मुद्राक्ष, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी, या कथा सरितासार? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो बृहत कथा मंजरी, ये आपका क्षमेंद्र की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त काल में हरिश्त सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हरिश्त सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? महासंधि विग्रही, या महाश्रपति, या महापिलुपति, या महाबलाधिकृत? इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी महापिलुपति कहते हैं। क्या कहते हैं? महापिलुपति। गुप्त काल में हस्त सेना के प्रधान को कहते हैं। ठीक है, आइए इस तरीके से हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? किसकी शुरुआत? तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या अशोक, या कनिष्क ने? तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अशोक ने। ऑप्शन सी, अशोक ने शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तो अशोक ने शुरुआत की थी। सही आंसर होगा आपका। इस तरीके से ऑप्शन सी सही था 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से महिला संत थी, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से महिला संत कौन सी थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मीरा, अंडाल, कड़ाईकल, इनमें से सभी? तो ऑप्शन कौन सा? तो ये तीनों के तीनों महिला संत ही हैं, इसलिए ऑप्शन हम कौन सा टिक आउट करेंगे? तो ऑप्शन डी सही आपका हो जाएगा, इनमें सभी। मीरा भी आपकी एक महिला संत है, अंडाल भी है, कड़ाईकल भी है। तो आप कौन सा आंसर को चूज करोगे? तो ऑप्शन डी को चूज करोगे। इस तरीके से हम आते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, या मुसोलिनी? तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरे साथ करते जा रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर ऑब्जेक्टिव चलते हैं।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कुणाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इस तरीके से हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, श्रवणबेल गोला या उज्जैनी। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रवणबेल गोला। श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस तरीके से हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन से वंश का? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का इसके पहले वाले क्वेश्चन 9 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। अशोक, कुणाल, संप्रति या बृहदत्त। तो इसका सही ऑप्शन बृहदत्त हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ए मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। इस प्रकार से आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोपाध्यक्ष या मृदाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष या लवण्याध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा पांड्याध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। पन्याध्यक्ष सही है, पन्याध्यक्ष आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, पन्याध्यक्ष सही ऑप्शन सी। इस तरीके से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, तोसली, पाटलिपुत्रा या राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में थी। ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन कलिंग राज्य का किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा आप। ठीक है ना। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता केंद्रीय मंत्री या राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन सी है मुख्य अधिकारी या अंतपुर का रक्षक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। कौन थे? तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में समाहर्ता। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? जो अशोक थे, अशोक मौर्य धर्म से, मौर्य वंश से संबंध रखते थे। अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? तो मौर्य वंश से। तो इनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इनका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म। इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में बाह्यदेयी, बाह्यदेयी क्या है? पशुदान, धन दान, भूमिदान या कृषि दान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिदान है। क्या चीज है? तो भूमिदान है। इस तरीके से हम आगे आते हैं। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन 18 नंबर पे, और 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है
कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा, यानी किस देश में भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा हुआ था। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है वर्मा, या ऑप्शन डी है सिंघल द्वीप श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल द्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। सिंघल द्वीप श्रीलंका में भेजा हुआ था अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस तरीके से हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक किस वंश के शासक थे। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गए। तो ऑप्शन ए है उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या नागसेन। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आप जवाब दीजिए एक बार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए उपगुप्त हो जाएगा। उपगुप्त के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। चलिए अगला आइए, देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में, पराग अभिलेख, ईरल अभिलेख या मेहरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ईरल अभिलेख, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार आप जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कौटिल्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तक्षशिला की उज्जैनी या तोसाली या पाटलिपुत्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोसाली थी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ के वासी थे। चलिए ऑप्शन देखिए, मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना के। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना के। कहाँ के थे वासी, तो पटना के थे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ याद कर रहे होंगे। आप कहीं भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक ये लेसन चल रहा है आप कंप्लीट कीजिए। चलिए आइए 25 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहते हैं। ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर या लौह युगीन नगर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन शायद प्रिंट टाइपिंग में गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो लौह युगीन नगर। द्वितीय नगरीकरण को हम क्या कहते हैं, लौह युगीन नगर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं हम 26 नंबर पे। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। सागरनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख या बोगाजोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी बोगाजोई का अभिलेख हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्रा आया था। जो मेगास्थनीज थे राजदूत, किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पटना आए थे। सिकंदर के या फिलिप के या सेल्यूक्स निकेटर, पूरा नाम इनका है सेल्यूक्स निकेटर के या डेमेट्रियंस के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सेल्यूक्स निकेटर के। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा सेल्यूक्स निकेटर। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन ए 10वें शिलालेख में
11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन आपका बी है विक्रमादित्य, या इनका दूसरा नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य बोलिए या तो चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, वो जब भारत में आए हुए थे तो किस राजा के शासनकाल में आए हुए थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। पराग परहस्ती स्तंभ, पराग परहस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मणी, शारदा या गुरुमुखी? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। अगला आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार? तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए, उम्मीद है आप लोग बता रहे होंगे। चलिए आइए बताते हैं कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आइए आप 33 नंबर क्वेश्चन पे। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जो जीवक वैद्य थे किस वंश के काल में थे? तो चलिए ऑप्शन जल्दी से देखिए और बताइए हमें किस वंश के काल में थे। तो देखते हैं हम लोग, मौर्य या गुप्त, हड़यक या कुषाण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़यक वंश के शासन काल में थे वो। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मूर्ध राक्षस किसकी रचना है? मूर्ध राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए जल्दी से। वेदों की संख्या कितनी है? उम्मीद है जैसे आपको याद होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या 8? उम्मीद है आप पहले ही कर लिए होंगे इसको कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं कुल। कनिष्क का राज्यरोहण यानी राज्यरोहण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में यानी 78 ईस्वी में इनका हुआ था राज्यरोहण। मालविकांगी मित्र किनकी रचना है? कालिदास की, पतंजलि की, कलहन की या विशाखदत्त की? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मालविकांगी मित्र। किनकी रचना है? तो कालिदास की। अशोक किस वंश का शासक था? नंद या मौर्य या पाल या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 39 पे। और शास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास या मेगास्थनीज या कौटिल्य? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आते हैं 40 नंबर पे। कलिंग की लड़ाई
कब लड़ी गई, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, कौन सी थी, अरमाइक, ब्राह्मणी, प्राकृत या पाली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आइए हम लोग कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। पराग परस्थी का संबंध किस गुप्त शासक से है, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से या स्कंदगुप्त से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त से। ठीक है, उम्मीद है कि आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस आधे घंटे आपको बने रहना है और सेकंड चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव होने वाला था, हमने उन सभी क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। तो चलिए बैठे रहिए आप। आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस राजा के शासनकाल का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। कौन होंगे, तो हर्षवर्धन होंगे। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मगध में, गंधार में, अंग में, पंचाल में। तो सही आंसर आपका मगध में हो जाएगा। कहाँ पे, तो मगध में हो जाएगा। अगला आते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, 82 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या 76 ईस्वी में या 72 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी में, 78। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, पहली धातु, लोहा या तांबा, टीन या चांदी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित है, ये जो ताम्रलिपि बंदरगाह है कहाँ अवस्थित है, गुजरात में, केरल में या बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल में। कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। चलिए आगे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रहस्ती का लेखक कौन है, इलाहाबाद प्रहस्ती है उसके लेखक कौन है, कालिदास या शूद्रक या हरिसेन या रविकृति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हरिसेन। कौन होंगे, तो हरिसेन होंगे। चलिए अगला आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया था, जो चाणक्य थे भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या अदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, राजधानी बनाई, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद। तो उदयन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, किस नदी के संगम पर की थी, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इन सभी के संगम पर, यानी तीनों नदियों के संगम पर। तो सही आंसर इसका डी ही सही होगा। इन तीनों नदियों के संगम पर ही उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया हुआ था। वो कौन कौन से नदी है, तो गंगा है, सोन है, पुनपुन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो इनमें से सभी।
आते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन पे। रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? काशी, वैशाली, मगध या कौशल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मगध में। कहाँ पे? तो मगध में हुआ था। इस तरीके से आते हैं हम 54 नंबर पे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? कौन सा? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या चंद्रगुप्त? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। इन्हीं को हम भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त को। अगला आते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या गया? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे पहले मगध पे कौन सा राजवंश आया था और कौन सा राजवंश शासन किया था, वही आपको देखना है ऑप्शन में। नंद वंश, मौर्य वंश, हड़यक वंश या शिशुनाग वंश? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हड़यक वंश, ऑप्शन सी। हड़यक वंश मगध वंश का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। इस तरीके से आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क से? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे किया हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया हुआ था। अगला आते हैं, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय 11वें या 12वें, 13वें या 14वें? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख से उनके धर्म विजय के बारे में पता चलता है। कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क के? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध नंद वंश, हड़यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़यक वंश। कौन सा हो जाएगा? तो हड़यक वंश। इस तरीके से आते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन पे। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध, ठीक है ना। हड़यक वंश, बृहदत्त वंश, नंद वंश या मौर्य वंश? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बृहदत्त वंश, ऑप्शन बी। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? जो तक्षशिला है किस राज्य में स्थित है? मगध में या अंग में या गांधार राज्य में या मल राज्य में? तो चलिए जल्दी से बताइए आप आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गांधार राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गांधार राज्य में स्थित है तक्षशिला, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का या राजगिरी का? तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक आपका राजगिरी का रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो राजगिरी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जीवक की व्याख्याति किस रूप में थी? जो जीवक वैद्य थे राजगिरी के, उनकी व्याख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में या बौद्ध भिक्षुक के रूप में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैद्य के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 65 नंबर पे। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? जो अंग राज्य है, पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर? तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा सही आपका, भागलपुर। अंग राज्य भागलपुर आधुनिक बिहार का हिस्सा था। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40 या 44? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 44, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? यानी अशोक के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा था बौद्ध धर्म का, वो कहाँ पे नहीं प्रचलित हुआ?
सीरिया में, ब्रिटेन में, या श्रीलंका में, या जापान में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रिटेन में। कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। चलिए इस प्रकार हम लोग आके देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से ली थी? जो जीवक थे वो वैद की शिक्षा कहाँ से लिए थे? तक्षशिला, या राजगिरी, या पाटलिपुत्र, या वैशाली से? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। कहाँ से? तो तक्षशिला से ली हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, यहाँ पे हर्षवर्धन होता, कुमारगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा? तो ह्वेनसांग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या होगा? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आते हैं 71 पे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मणी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा? तो खरोष्टी लिपि। इस प्रकार आते हैं हम 72 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या अंग्रेजों का काल? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, गुप्त काल। गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने तरीके का विवाह का वर्णन मिलता है? 2 प्रकार, या 4, या 8, या 10? तो कितने प्रकार का विवाह का वर्णन मिलता है? तो 8 प्रकार का। ऑप्शन आपका सी आंसर होगा। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? जो गुप्त संवत था कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? घटोत्कच 300 ईस्वी में, श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी में, समुद्रगुप्त के द्वारा 324 ईस्वी में, या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा डी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईस्वी में शुरू हुआ था। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट, या बड़ा मिहिर, कालिदास, या विष्णु शर्मा? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है आपका स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त। इसका सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के 77 कितने क्वेश्चन को? तो 77 क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना? उम्मीद है आप इस सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिएगा और अगले ही वीडियो में हम लोग तीसरे लेसन के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे। चलिए अच्छा, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिए।